हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 7 के बारे में। ये क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 7 है। आज हम बात करेंगे रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कि किस तरीके से वो क्या कारण थे जिससे मुग़ल जो डायनेस्टी थी उसका पतन हुआ। तो देयर वॉज नो लॉ ऑफ सक्सेशन फॉर द रूलर। यहाँ पर किसी भी तरीके का उत्तराधिकार का कोई भी कानून जो था वो फॉलो नहीं हो रहा था। यानी उत्तराधिकार का मतलब ये है कि कोई भी पिता की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र का जो गद्दी पर बैठने का अधिकार था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूट रहा था, वो अधिकार कहीं ख़त्म हो रहा था। एज ए रिज़ल्ट एवरी टाइम अ रूलर डाइड, जो भी कोई राजा मरता था देयर वॉज अ वॉर, तो उत्तराधिकार को लेकर उनमें युद्ध होता था और जो सबसे कमज़ोर होता था वो परास्त होता था। औरंगजेब की जो धार्मिक और डेक्कन पॉलिसीज़ थीं उससे भी कई तरीके के विद्रोह होने लग गए थे। और इधर मराठाओं की शक्ति जो थी वो काफ़ी बढ़ रही थी और लगातार मुग़लों के औरंगजेब के अंडर में युद्ध करने से पूरा खजाना खाली होता चला जा रहा था। The extent of the Mughal Empire was largest during his rule, but soon after his death, it became very weak and divided. औरंगजेब के समय तक मुग़ल साम्राज्य काफ़ी फला फूला, लेकिन उसकी मौत के बाद में वो साम्राज्य धीरे धीरे टूटता रहा और कमज़ोर हो गया। द लेटर मुग़ल कुड नॉट कंट्रोल सच अ बिग एम्पायर। बाद के मुग़ल राजा जो थे वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सके, क्योंकि वो अपने पर्सनल कारणों से या अपने व्यक्तिगत कारणों से ही उलझते रहे। The court politics, conspiracies, and the absence of political and administrative acumen on the part of emperors led to military weakness and breakup of the Mughal Empire. और दूसरी तरफ कोर्ट की जो दरबारी थे उनकी आपसी पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट था वो पूरी तरीके से अपने पॉलिटिक्स खेलने में बिजी था, और इधर सैन्य शासन जो था वो पूरी तरीके से टूट रहा था, बिखर रहा था। इस वजह से भी मुग़ल एम्पायर जो था वो ख़त्म होने लग गया। अब आते हैं अबुल फजल के अकबरनामा और आईना-ए अकबरी पर। यहाँ पर हम देखेंगे द मुग़ल एम्पायर वाज पर्टिकुलर दैट इज़ डीड, यानी मुग़ल एम्पायर की अगर बात करें तो इनके कुछ रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मुग़ल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव, मुग़ल एम्पायर का रेवेन्यू सिस्टम कैसा क्या था। They generally commissioned the writing of the history of their regimes or the eminent scholar। वहाँ पर अगर देखा जाए मुग़ल शासन के दौरान बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर थे जिन्होंने हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से लिखा है, बताया है। उन्होंने जितना भी इतिहास लिखा है वो पर्शियन भाषा में लिखा है, और उन्होंने सिर्फ राज्य के बारे में नहीं बल्कि पर्सनल और फैमिलीज़ के बारे में भी और उनकी डीड्स के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाए मुग़ल जो क्रॉनिकल है उसमें अकबरनामा और आईना अकबरी जो है काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोर्ट की कार्यवाहियों की, प्रशासन की, लॉ की, और तरह तरह की पॉलिसी जो अकबर के दिमाग में उस समय आई उसने लागू की। यहाँ पर अबुल फजल ने अपना जो वर्क जो किताब लिखने में लगाया है उसमें मुग़ल कैपिटल ऑफ आगरा का भी वर्णन किया गया है। अकबर जो था एक सहिष्णु धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। उसके राज्य में जो गवर्नेंस थी वो सेक्युलर थी, यानी धर्मनिरपेक्ष थी, यानी हर धर्म को समान रूप से जगह दी गई थी। अबुल फजल जो कि अरबी, पर्शी, ग्रीक भाषा का जानकार भी था, वो एक दार्शनिक और सूफीज़्म पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। उसके रोल की अगर बात की जाए कोर्ट के इतिहासकार में, तो अबुल फजल ने दोनों तरह से अकबर के विचारों को, चाहे वो धार्मिक हो या प्रशासनिक स्तर के विचार हैं, उनके बारे में खुलकर लिखा था। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर की। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।